हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। हाँ दोस्तों, मैं गुरु सर आज आप लोगों के लिए क्लास 11th के मैथमेटिक्स का पहला लेसन लेकर आए हैं बाबू। तो इसमें बाबू आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को आप लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले अपने दोस्तों के साथ सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी 11th और 12th के बच्चों को इस चैनल पर आप लोगों को फुल कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोगों को वीडियो समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में 11th क्लास का पहला चैप्टर, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट पढ़ेंगे। सेट यानी समुच्चय। तो समुच्चय पढ़ेंगे तो समुच्चय में हम लोग जान लेंगे कि समुच्चय है क्या। इस वीडियो में जानेंगे, हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, अभी एक्सरसाइज पर नहीं चलेंगे। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि समुच्चय क्या है, समुच्चय का मतलब क्या इंग्लिश में हो रहा है सेट। इसके बाद अवयव या सदस्य यानी समुच्चय का अवयव या सदस्य किसको कहते हैं। इसके बाद जानेंगे कि समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां, कितने विधियां हैं और कौन कौन है, ये जानेंगे। इसके बाद जानेंगे समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय बहुत सारे समुच्चय का प्रकार होता है, लेकिन यहाँ कुछ सीमित मात्रा में ही हम लोगों को पढ़ना है। तो जितना 11th क्लास में पढ़ना है उतना ही आप लोगों को हम पढ़ाएंगे बाबू। इसके बाद समुच्चय के प्रकार में बहुत सारे यहाँ प्रकार पढ़ेंगे, सभी के विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू कि देखिए यहाँ हम डिफिनीशन लिखेंगे नहीं, केवल डिफिनीशन को बोलेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अभी स्टॉप करके आप लोग क्या कीजिए कि पहले कलम और कॉपी ले लीजिए। अब कलम कॉपी ले करके बैठिए और देखिए, आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आएगा। और हम बोल के डिफिनीशन लिखवाएंगे तो आप लोग लिखते भी चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का समुच्चय। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए समुच्चय। समुच्चय यानी सेट। सेट का मतलब क्या होता है? सेट लगाना यानी संग्रह। सेट से पता चलता है कि समूह। बर्तन सेट समझ में आ रहा है, ड्रम सेट। तो सेट का मतलब क्या है? बर्तन सेट मतलब बर्तनों का समूह। तो सेट से पता चल रहा है कि समूह यानी समुच्चय का मतलब क्या? समूह। तो कैसा समूह अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। तो हम जब बोलेंगे लिखने के लिए तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कैसा समूह। तो समुच्चय यानी कि वस्तुओं का संग्रह। कैसे वस्तुओं का संग्रह? तो सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि वैसे वस्तु जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वैसे वस्तु को सुपरिभाषित कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित यानी ऐसे वस्तुओं का संग्रह जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे वस्तुओं का संग्रह जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? समुच्चय कहेंगे। या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह। वैसे वस्तुओं का संग्रह जो सुनिश्चित है, मतलब वही एक तरह से परिभाषित ही होगा इसका मतलब।
यानी सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं डिफिनीशन कि सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, जिसे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है और इसमें मझोला कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा कि इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है और इसमें हमेशा मझोला कोष्ठ का व्यवहार किया जाता है। अगर हम तेज बोलते होंगे वीडियो में तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पॉज करके पहले लैंग्वेज लिख लीजिएगा, तब फिर चालू कीजिएगा। अब देखते हैं बाबू, ये तो समझ में आ गया। तो सुपरिभाषित क्या है, पहले हम मतलब समझते हैं। देखिए बच्चे समुच्चय पढ़ते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, लेकिन उनको ये मतलब नहीं समझ में आता है कि सुपरिभाषित क्या है। जैसे हम कहेंगे कि क्लास 11th में पढ़ने वाले सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह। तो बाबू क्लास 11th में पढ़ने वाले सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह। तो क्लास 11th में पढ़ने वाले सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, क्योंकि कौन लड़की कितना सुंदर है इसका कोई मापदंड नहीं है। सुंदरता का कोई मापदंड नहीं है। कोई सूरत से सुंदर हो तो किसी में गुण सुंदर है, तो हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सुंदर है। सुंदरता का कोई मापदंड नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो संग्रह है समुच्चय नहीं है। सबसे सुंदर एक ट्रिक बता देते हैं जिसमें विशेषण शब्द लग जाएगा। विशेषण या क्रिया विशेषण हम लोग समझ जाएंगे कि ये समुच्चय नहीं है। 11th क्लास में पढ़ने वाले सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह। सबसे सुंदर कौन है इसका कोई मापदंड नहीं है। इसके बाद बाबू तो ये समुच्चय नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कहेंगे कि 11th में पढ़ने वाले सबसे तेज लड़कों का संग्रह। सबसे तेज कौन कौन लड़का है ये भी नहीं हम बता सकते हैं। तेज का भी कोई मापदंड नहीं है। ये मत समझिए कि जिसका रिजल्ट अच्छा आ गया वो सबसे तेज है। अगर क्लास में हम समझ रहे हैं कि ये विद्यार्थी तेज है, कोई बाहरी व्यक्ति आया, एक प्रश्न पूछा और जिस पर हमको विश्वास था वो नहीं बताया, कोई और बता दिया, तो वहां उसी को तेज माना जाएगा। तो इसलिए तेज विद्यार्थियों का संग्रह हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। कहेंगे कि भारत के सबसे विख्यात उपन्यासकारों का संग्रह। चाहे ये भी कह सकते हैं कि भारत के सबसे विख्यात उपन्यासों का संग्रह। तो विख्यात उपन्यास कौन कौन है ये भी नहीं बता सकते हैं। सब अपने आप में विख्यात है, तो विख्यात उपन्यासों का संग्रह नहीं कर पाएंगे क्योंकि विख्यात का कोई मापदंड नहीं है। तो ये भी समुच्चय नहीं है। लेकिन यही अगर कहते हैं कि भारत के सभी उपन्यासों का संग्रह, उपन्यासों का संग्रह कह दिया तो समुच्चय है, क्योंकि जितने भी उपन्यास हैं सबको हम संग्रहित कर सकते हैं। लेकिन विख्यात लगा देंगे तो ये नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन विख्यात है। यही कह देंगे कि 11th क्लास में पढ़ने वाले लड़कियों का संग्रह। तो 11th में कितने लड़कियां हैं, कौन कौन है, ये बताया जा सकता है। सब लिस्ट है बोर्ड के पास, ये बताया जा सकता है कौन कौन लड़की पढ़ रही है।
तो इसको लिस्ट बना सकते हैं हम लोग। इसका कोई मापदंड है तो ये समुच्चय है। अगर हम कहें कि भारत के सबसे अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह, भारत के सबसे अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह, कौन कौन अच्छे क्रिकेटर है? अब जिसको हम अच्छा समझे वही जाके 0 पर आउट हो गया उस दिन, तो सबसे अच्छा को नहीं हम संग्रहित कर सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। सबसे अच्छा होने का कोई मापदंड नहीं है विद्यार्थियों। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये समुच्चय नहीं है, सबसे अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह। अब लिखेंगे कि भारतीय टीम के सभी क्रिकेटरों का संग्रह, सभी क्रिकेटरों, तो जितने भी क्रिकेटर हैं सबको हम संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा को नहीं कर सकते। सबसे अच्छा का कोई मापदंड नहीं है। समझ में आ रहा होगा सबको। कहेंगे कि विश्व के सभी जानवरों का संग्रह, विश्व के जितने भी जानवर हैं उसको बता सकते हैं, सबका डेटा है, जनगणना है, जानवरों का मापदंड है। लेकिन यही अगर कह दे तो ये समुच्चय हो जाएगा। लेकिन यही अगर बात कह दे कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो यह समुच्चय नहीं होगा बाबू। आप लोग जितने भी पॉइंट बोल रहे हैं उसको लिखिए और लिख कर लिखिए कि समुच्चय है नहीं है। जिसको बोल रहे हैं कि है तो उसको लिख दो है, जिसको बोल रहे हैं नहीं है तो उसको लिख दो नहीं है। सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन है? कुत्ता को अगर लोग कहेंगे कि खतरनाक नहीं है, अगर काट देगा, काटने से किसी का मृत्यु हो गया तो उसके लिए वही खतरनाक है। अब हम आप लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका कमेंट कीजिएगा आप लोग। कक्षा 11वीं के अध्याय 1 में आने वाले सबसे कठिन प्रश्नों का संग्रह, संग्रह है लेकिन समुच्चय है कि नहीं है ये बता रहा है। अध्याय 1 के, कक्षा 11 के अध्याय 1 के में आने वाले सबसे कठिन प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है या नहीं, इसका जवाब देना है। तो ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम देखते हैं, समुच्चय पढ़ लिए और समुच्चय को हम बोले हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं और इसमें मझोला कोष्ठ का व्यवहार किया जाता है। किसका व्यवहार किया जाता है? मझोला कोष्ठ का। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में मान लो 1 2 3 4 ... इतना तक छोड़ भी सकते हैं। तो ये समुच्चय है। क्या है बाबू? समुच्चय है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x such that x such that, इसको पढ़ेंगे x such that x एक प्राकृत संख्या है। समुच्चय में ही जैसे में ये आप लोग डाल लीजिएगा, इसी को हम लिखे हैं ये। अब ये दोनों में क्या अंतर है बताएंगे आप लोगों को, घबराइएगा मत। अभी जानिए कि x such that x से ऐसे भी लिखते हैं, इसको भी पढ़ेंगे x such that x पढ़ेंगे, such that क्या पढ़ेंगे? such that, इसको भी such that पढ़ते हैं। तो अब हम लोग जान गए समुच्चय
कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है और इसमें हमेशा मझोला कोष्ठ का व्यवहार किया जाता है। हो गया। तब जैसे में ये वाला लिख लेंगे। अब हम लोग जानते हैं अवयव या सदस्य। हेडिंग डालिए आप लोग। हेडिंग डालेंगे कि अवयव या सदस्य। अवयव को एलिमेंट्स, सदस्य को मेंबर कहते हैं। तो वही बात हुआ, हम लोगों के परिवार एक तरह से समुच्चय का मतलब क्या है? परिवार है। अब परिवार किससे बनता है? तो लोगों से बनता है। और उस परिवार के लोगों को हम लोग उस परिवार का सदस्य कहते हैं, मेंबर कहते हैं। जितने भी लोग हैं हम अपने परिवार का क्या है? वो सदस्य है। और तुम लोग हुआ अपने परिवार का क्या हो? सदस्य हो। तो मेंबर हो अपने परिवार का। तब परिवार का मतलब समझ लो कि क्या? समुच्चय। और समुच्चय जिन लोगों से मिलकर बनता है परिवार, पहले समझिए, परिवार जिन लोगों से मिलकर बनता है उन लोगों को उस परिवार का क्या कहते हैं? सदस्य। परिवार जिन लोगों से मिलकर बनता है। तो चलिए वहां नहीं, हम लोग समुच्चय को थोड़ा देख लेते हैं। तो समुच्चय यहां देखिए, यहां अवयव का डिफिनीशन लिखवा रहे हैं। लिखिए कि समुच्चय जिन वस्तुओं से बनता है, समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बनता है। वस्तु भी इसमें रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहां हम लोग नंबर ही लिखेंगे। समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है उन वस्तुओं को उस समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं। समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है, समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है उन वस्तुओं को उस समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं। जिसे दर्शाने के लिए बिलोंग्स टू, देखो ये चीज, ये बाबू देख लीजिए आप लोग, ऐसे बनाकर ये दे देते हैं। इसको फिजिक्स में एप्सिलॉन पढ़ेंगे आप लोग। तो इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। इसे दर्शाने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। इसे दर्शाने के लिए बिलोंग्स टू, ये चीज लिख लो और यहां लिख लीजिएगा पोस्ट में, बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो बाबू ए है, ए में AEIOU, इसे मान लो ये समुच्चय हो गया हमारा। अब हम आप लोगों से कहेंगे कि ये बताइए कि ये ए सदस्य है इस समुच्चय का। इसको ये भी कह सकते हैं बिलोंग्स टू को, यानी सदस्य है। हिंदी में अगर कहना होगा तो क्या कहेंगे? इसको सदस्य है। इंग्लिश में पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, हिंदी में पढ़ना होगा तो सदस्य है। तो हम कहेंगे कि ए सदस्य है किसका? समुच्चय ए का। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए सदस्य है किसका? ए का। ई सदस्य है किसका? ए का। आई सदस्य है किसका? ए का। अब कहेंगे बताओ कि बी सदस्य है ए का कि नहीं। देखो तो इसमें बी है, तो जो है वो सदस्य है। अब बी बताओ है सदस्य? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, काट देंगे। जैसे में आप लोग नोट कर लीजिए इसको, आप लोग पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिए। देखिए बाबू, पढ़ना है तो गहराई से पढ़िए
और एक बात आप लोगों को अगर अच्छा लगता होगा तो अंगूठा दे दीजिएगा। अंगूठा मतलब समझ रहे हैं, लाइक दबा दीजिएगा, ठोक दीजिएगा लाइक। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी इससे लाभ ले सके। और आप लोगों को रेगुलर इस चैनल पर एक वीडियो फर्स्ट ईयर का मिलेगा, और सेकेंड ईयर का भी आप लोगों का कोई दोस्त होगा तो उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सेकेंड ईयर का भी डेली एक वीडियो डाला जाएगा और फर्स्ट ईयर का भी डेली एक वीडियो डाला जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया। अब हम देखते हैं समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। हेडिंग डालिए, समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। तो समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां हो गया है। तो लिखिए कि समुच्चय को व्यक्त करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। समुच्चय को व्यक्त करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। तो कौन कौन है बाबू? तो पहला लिखिए सारणी या तालिका रूप। सारणी या तालिका रूप। बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। सारणी या तालिका रूप। दूसरा लिखिए गुण प्रटीकरण। गुण प्रटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप। गुण प्रटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश लिख लीजिएगा। सारणी का टेबुलर फॉर्म और तालिका का रोस्टर फॉर्म होता है। देखिए हिंदी याद रहे चाहे ना याद रहे, इंग्लिश याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि हिंदी देता ही नहीं है, एग्जाम में कहता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म पता होना चाहिए आप लोगों को क्या है। तो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म इसका होता है, इसका होता है रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म BUILDER फॉर्म। इसके बाद आप लोग पहला नंबर डालेंगे। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है बाबू सारणी रूप या तालिका रूप। हेडिंग डाल करके लिखिए सारणी रूप या तालिका रूप। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सारणी रूप या तालिका रूप की क्या है। तो समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। समुच्चय को कितने तरीका से व्यक्त कर सकते हैं, कितने तरीका से लिख सकते हैं। तो समुच्चय को दो तरीका से लिख सकते हैं। कौन कौन है? तो पहला सारणी रूप। सारणी रूप में समुच्चय को लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? तो समुच्चय निर्माण रूप, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग देखते हैं कि पहला विधि जो है ये समुच्चय निर्माण, तालिका, सारणी या तालिका रूप। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाएंगे। ये परिभाषा नहीं है, एक प्रकार से लिखने की तरीका है, तो इसको लिख लीजिए। समुच्चय लिखने की इस विधि में, समुच्चय लिखने की इस विधि में मझोला कोष्ठ के अंदर, मझोला कोष्ठ के अंदर अवयवों के बीच में अल्प विराम यानी कोमा। अल्प विराम को क्या कह सकते हैं? कोमा। कोमा को का प्रयोग करके लिखा जाता है।
समुच्चय को फिर से सुन लीजिए, समुच्चय को व्यक्त करने की इस विधि में, समुच्चय को लिखने की इस विधि में कह सकते हैं, या व्यक्त करने की इस विधि में मझोला कोष्ठ के अंदर अवयवों के बीच अल्प विराम का प्रयोग करके लिखा जाता है। अल्प विराम का प्रयोग करके लिखा जाता है। जैसे देखिए यहां ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए बाबू, यहां समुच्चय लिखे हैं और मझोला कोष्ठ के अंदर अवयव भी लिखे हैं। अवयव या भी आप लोगों को पढ़ाया है सदस्य। और अवयवों के बीच में कॉमा का प्रयोग किए हैं। तो समुच्चय लिखने की इस विधि को क्या कहते हैं? तालिका रूप या सारणी रूप कहते हैं बाबू। समुच्चय को व्यक्त करने की इस विधि को तालिका रूप या सारणी रूप कहते हैं। तो चलिए आइए, ये तो एग्जाम्पल समझ लिए कि कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो जब तालिका या सारणी रूप ये है, तो ये गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप क्या है? हेडिंग डालिए। गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप क्या है? हेडिंग डालिए। तो चलिए देखते हैं, नोट कीजिए बाबू। समुच्चय को व्यक्त करने की इस विधि में, समुच्चय को व्यक्त करने की इस विधि में मझोला कोष्ठ के अंदर, मझोला कोष्ठ के अंदर सबसे पहले x such that x, समुच्चय को व्यक्त करने की इस विधि में मझोला कोष्ठ के अंदर सबसे पहले x such that x लिखा जाता है। इसके बाद अवयवों के गुणों को, अवयवों के गुणों को लिख दिया जाता है। इसके बाद अवयवों के गुणों को लिख दिया जाता है कि अवयव के गुण क्या है। अवयव के गुणों को लिख दिया जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे में इसी को हम देखिए, ये रोस्टर फॉर्म है। कॉमा का प्रयोग जब कर देंगे अवयवों के बीच में तो क्या है बाबू? रोस्टर फॉर्म है बुआ। अब हम लोग इसी को हम लोग बदलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? x such that x। इसके बाद क्या करते हैं? इसके गुणों को लिखते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा गुण दिखाई दे रहा है? आप लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है बाबू? स्वर है। तो यहां लिख दीजिए कि x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है बाबू? स्वर। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? एक such that x लिखा जाता है, इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी स्वर है ना, है टोटल। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जान गए। तो चलिए अब देखते हैं समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में ये तो आप लोग समझ गए। अब कैसे क्वेश्चन देता है कि रोस्टर को कहेगा सेट बिल्डर में चेंज कीजिए, सेट बिल्डर को कहेगा
रोस्टर में चेंज कीजिए। तो ये बात हम लोग अब समझेंगे क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में। ये तो समझ जाए कि रोस्टर क्या कहलाता है और सेट बिल्डर क्या कहलाता है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले हेडिंग डालिए रिक्त समुच्चय, नल सेट या इम्प्टी सेट। रिक्त मतलब खाली। तो लिखिए बाबू, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ये बहुत आसान है। तो रिक्त समुच्चय का लिखिए परिभाषा कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, जिसे फाई, इसको क्या पढ़ेंगे, फाई पढ़ेंगे, क्या, फाई या मझोला कोष्ठ से सूचित करते हैं। रिक्त समुच्चय यानी वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, जिसे फाई या मझोला कोष्ठ से सूचित करते हैं। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लिखिए बाबू, x such that x 2 से भाज्य विषम संख्या। अब बताइए, 2 से भाज्य होने वाला कोई विषम संख्या है? कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं होगा, यानी एक भी संख्या नहीं है इसमें। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कैसा समुच्चय है ये, रिक्त समुच्चय। तो लिख लीजिए जैसे में। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे एकल समुच्चय यानी सिंगलेटन सेट। एकल मतलब क्या, जिसमें एक अवयव हो। तो लिखिए, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे देखो, इस सब में एक समुच्चय है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें क्या है 0, मझोला कोष्ठ के अंदर है। अगर केवल 5 दिया रहेगा तो समझेंगे कि क्या रिक्त समुच्चय, लेकिन 5 अगर कोष्ठ में रहेगा तो कोष्ठ के अंदर, ये तो घर हो गया, घर में एक व्यक्ति है ना 5 नाम का, तो इसको एकल समुच्चय कहेंगे। या इसको कह सकते हैं, ये डी नंबर में डाल देते हैं कि x एक सह अभाज्य संख्या, सह नहीं अब सम अभाज्य। सम अभाज्य का मतलब होता है सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसा कौन संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है? तो दो जो है सम भी है और अभाज्य भी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जैसे में। अब चलिए देखिए लिखेंगे युग्म समुच्चय, पेयर सेट। युग्म समुच्चय, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो लिखिए, वह समुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हो, वह समुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हो युग्म समुच्चय कहलाता है। युग्म समुच्चय कहलाता है। देखिए बाबू, अभी मेरा बाबू यहाँ पर बैठा हुआ था और गिर गया, उसका हाथ कट गया है, तो मन थोड़ा उदास हो गया और उसके चोट भी लग गया है पूरा। और ये वीडियो नाइट में बना रहे हैं और जिद किया था कि हम भी बैठेंगे, बैठा था बेंच पर, गिर गया, चोट लग गया उसको। तो चलिए देखते हैं युग्म समुच्चय, पेयर सेट। वह समुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हो युग्म समुच्चय कहलाता है। जैसे 1 2 5 7, देखिए इसमें को अवयव है, 2 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं युग्म समुच्चय। अब हेडिंग डालिए परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। इसमें कुछ विशेष नहीं है, ये सब आसान है, आप लोग इसको समझ सकते हैं, शब्द सही पकड़ में आ जाएगा। परिमित मतलब निश्चित। देखिए, वह समुच्चय परिमित में यानी कि वह
वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट 99। देखिए ये 1 2 3 ऐसे पढ़ते पढ़ते गया है कहां तक? 99 तक, तो गिन सकते हैं ना। अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित। लेकिन यही अगर हम कर देते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और बताओ तो अनंत तक, निश्चित नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये वाला केवल होगा। तो एगो एग्जांपल लिख लीजिए, ए बी वाला मत लिखिएगा, हो गया। यानी कि जिसमें अवयव को गिन सकते हैं, जिसमें अवयव की संख्या निश्चित है, उसी को परिमित। तो अपरिमित किसको कहेंगे? जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो अपरिमित का हेडिंग डालिए। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं। हो गया बाबू? जैसे में ये वाला बी लिख लीजिए, अपरिमित। इसके बाद हम लोग समझेंगे समतुल्य समुच्चय। आप लोग हेडिंग डालिए समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? थोड़ा समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। यदि ए और बी, हेडिंग डालकर लिखिए, यदि ए और बी दो समुच्चय है, यदि ए और बी दो समुच्चय है, तो यह समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। तो यह समतुल्य समुच्चय कहलाएगा यदि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो। यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो यह समतुल्य समुच्चय कहलाएगा यदि इसमें अवयवों की संख्या बराबर हो। और इसे ए सिमिलर बी से, समरूप 10th क्लास में पढ़े हैं, ए सिमिलर बी से सूचित करते हैं। जैसे ए में लिख देते हैं ए बी सी, और बी में लिख देते हैं 1 2 3। देखिए ए में कौ अवयव है? तो नंबर ऑफ ए में कौ अवयव? 3 गो। और नंबर ऑफ बी में कौ अवयव? 3 गो। देखो बराबर है। तो नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ क्या है बाबू? बी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब अवयवों की संख्या, देखो ये नहीं कि इसमें ये ए है तो इसमें भी ए होना चाहिए, जो वो इसमें अवयव उतना ही इसमें अवयव होना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं समतुल्य है। इसलिए ए और बी क्या है? समतुल्य है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे, समतुल्य जान गए, अब समान समुच्चय जानेंगे। बराबर समुच्चय हेडिंग डालिए, इक्वल सेट। इक्वल सेट हेडिंग डालिए, हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि यदि ए और बी दो समुच्चय है, परिभाषा नोट कीजिए, यदि ए और बी दो समुच्चय है तो यह बराबर समुच्चय कहलाएगा। तो यह बराबर समुच्चय कहलाएगा। तो यह बराबर समुच्चय कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव, ध्यान दो, ए और बी, ये नोट कर लिया होगा सब। यदि ए और बी दो समुच्चय है तो यह बराबर कब कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा, यदि ए और बी दो समुच्चय है तो यह बराबर समुच्चय कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए में जितना अवयव टोटल बी में होना चाहिए, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए और बी
बराबर समुच्चय कहलाता है। ए और बी बराबर समुच्चय कहलाता है। अब बताओ बाबू, यहाँ ए का प्रत्येक अवयव देखो तो बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, बराबर समुच्चय। अब लिखेंगे कि कुछ हेडिंग डालेंगे, समान समुच्चय का हो गया, एग्जाम्पल लिख लो, और जिसे किससे लिखते हैं, ए बराबर बी लिखते हैं, ऐसे सूचित करते हैं। अब हम लोग लिख लेंगे कुछ विशेष प्रकार के समुच्चयों का संकेत, कुछ विशेष प्रकार के समुच्चयों का संकेत हो गया है। चलो देखो, लिखेंगे एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय फिर यहां लिखेंगे डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। यहां लिखेंगे जेड या आई, कैपिटल आई, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यहां लिख देंगे कि जेड प्लस या आई प्लस धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यहां लिखेंगे बाबू कि आर चाहे क्यू लिख दो, पहले क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद लिखते हैं आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जहां भी आप लोगों को ये दिखाई देगा, आर दिखाई देगा तो समझ लेना वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्यू दिखाई देगा तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, जेड प्लस दिखाई देगा तो धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जेड दिखाई देगा तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, डब्ल्यू दिखाई देगा तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, एन दिखाई देगा तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बाबू इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आज। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो कम से कम लाइक बनता है और शेयर बनता है, और जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।